होगा, आइडिया दो, फिर मैं बताऊंगी कब दिया होगा, आप लोग की सोच से परे। आप लोगों ने जो आंसर्स दिए वो दिए 1800 में दिया गया होगा या फिर 16 समथिंग में दिया गया, बट ऐसा नहीं है। पेटेंट का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल है। मैम इवन 1323 में, जब हमारा 1421 में मैम। जब हमारी हिस्ट्री लिखना भी शुरू हम लोग नहीं किए थे सही तरीके से, तब से पेटेंट की हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो यू कैन से दैट जो फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मिलता है, रेफरेंस मिलता है, तो वो मिलता है 500 BC में। ठीक है, 500 ईसा पूर्व में। मैम तब तो सब लोग अपना नॉलेज बिल्कुल छुपा के रखते थे मैम, तो वहाँ पेटेंट जैसी चीज कहाँ पे हो गई मैम? आ तो रही हूँ भैया। जी मैम। तो ये कहाँ पे सबसे पहली बार मिल रहा है? साइबेरियस में मिल रहा है। ग्रीक कॉलोनी थी साइबेरियस की, एक ग्रीक कॉलोनी थी, उसमें एक शेफ थे, उनको मोनोपोली, जैसे कोई अगर वो स्पेशल डिश बनाते थे, खाने की कोई चीज बनाते थे स्पेशल, स्पेसिफिक, ठीक है, तो उनको 1 साल की मोनोपोली दी जाती थी कि आप इस डिश का यूज, बनाना, खाना जो भी आप करेंगे वो 1 साल तक केवल और केवल वही शेफ कर सकता है जिसने उसको इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये जो देखा जाता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पहले रेफरेंस के तौर पर इसको देखा जाता है। ये माना जाता है सबसे पहली बार जब पेटेंट की शुरुआत हुई है तो वो यहाँ से हो रही है, 500 BC से हो रही है, जब शेफ साइबेरियस के जो शेफ्स थे कुड बी ग्रांटेड अ मोनोपोली फॉर 1 year फॉर क्रिएटिंग पर्टिकुलर डिशेस। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो विट्रूवियस थे। विट्रूवियस जो जज हुआ करते थे अलेक्जेंड्रिया रोम में, तो वो जो भी लिटरेरी कॉन्टेस्ट यूज करते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपोज किया गिल्टी पोइट्स को कि भाई ये लोग जो हैं क्या करते हैं, दूसरों की किताबें, वर्ड्स, फ्रेजेस चुरा लेते हैं। उन लोगों को उन पोइट्स को उन्होंने दंडित किया, पनिश किया इन 257 to 180 BC। तो इट इज द सेकेंड रेफरेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब किसी व्यक्ति को पनिश किया जा रहा है फॉर द स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द फ्रेजेस एंड द वर्ड्स। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हिस्ट्री में, जब रोम में, अर्ली रोम, ठीक है, 1 से लेकर के 100 BCE, Roman jurists discussed ownership interests regarding intellectual work and differentiating between ownership, such as owning a painting versus owning a table. The painting is standing on. The Roman poet Martial referenced literary piracy when he wrote a poem calling out someone named Fidentinus for their attempts to steal his work. ठीक है, तो इसमें ये क्या हुआ, किसी और ने पोयम लिखी, इन्होंने एक पोयम लिखी रोमन पोएट मार्शल ने, और उसी को किसी और ने अपने नाम से, अपने नाम के अकॉर्डिंग, फिडेंटिनस के नाम से उस पोयम को चोरी कर लिया। और फिर इसके बाद रोमन जूरिस्ट थे, उन्होंने इस पे डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद उन्होंने डिफरेंशिएट किया किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल वर्क की ओनरशिप के बारे में और किसी एक टेबल की ओनिंग के बारे में। उन्होंने कहा किसी के पास एक मेज है और किसी के पास एक पेंटिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस पेंटिंग के और इस टेबल के डिफरेंशिएशन के बारे में जो बात होती है, ये भी इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जाना जाता है। तो यू कांट से दैट कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो ये चीजें हैं ये नई हैं, ये बहुत पुरानी है। पेटेंट की बात कर रही हैं, सबसे पहली वाली तो पेटेंट के बारे में ही बात करी, दूसरी वाली दोनों आपके कॉपीराइट के बारे में बात करी। फर्स्ट स्टैट्यूट टू प्रोटेक्ट इन्वेंटर्स राइट इन फ्लोरेंस 1421 में सबसे पहली बार इनको क्या मिलता है, इन्वेंटर राइट, इन्वेंटर किसी की खोज करने वाले व्यक्ति की
को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं. The statute was passed on June 9, 1421 to architect Filippo Brunelleschi. ठीक है. It is recognized the rights of inventors to their intellectual property and had a built-in incentive mechanism recognizable in modern patent law. Unfortunately, the statute was only ever granted to Brunelleschi. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा इटली की तरफ. इटली वाले क्या करते हैं? इटली इंस्टीट्यूट्स इन्वेंटर्स एक्सक्लूसिव राइट टू देयर क्रिएशन. ठीक है. It is the first lasting patent that provided intellectual property protection in 1474. The statute is particularly notable for including recognition of the rights of inventors, an incentive mechanism, the compensation for infringement, and the term limit on inventors' right. आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ, या फिर समस्या हो रही है समझने में? नहीं आ रहा है. दिख रहा है? द हिस्ट्री ऑफ पेटेंट लॉ दिख रही है? यस मैम. ठीक है. अब देखो इसमें तुम लोग को क्लियर दिखेगा. देखो सबसे पहले मैंने 500 BCE की बात करी, जिसमें साइबेरियस के शेफ्स को मोनोपोली की गई, ग्रांट की गई. फिर उसके बाद विट्रूवियस प्रूव किया गया. विट्रूवियस जो जज होते थे वहां पर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट के अलेक्जेंड्रिया में, उन लोगों ने एक्सपोज किया पोएट्स को जो लोग दूसरे का माल चुरा लेते थे. हिंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन अर्ली रोम. अर्ली रोम में भी देखने को मिल रहा है 1 से लेकर के 100 BCE तक, जिसमें रोमन पोएट मार्शल थे. उन्होंने जो लिटरेरी पायरेसी के ऊपर काम किया, क्योंकि उनकी जो उन्होंने पोएम लिखी वो दूसरे व्यक्ति ने दूसरे नाम से, फिडेंशियस के नाम से चुरा ली. और इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद होता है 1421 में फ्लोरेंस में इन्वर्टर राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये पहला राइट हो जाता है ये, लेकिन ये स्टेट्यूट लेके आते हैं और ये पहला और आखिरी, ब्रूनेलेस्की का पहला और आखिरी बन जाता है क्या स्टेट्यूट. फिर इसके बाद वहां पे कोई नहीं आता. फिर इटली में आ जाते हैं. इटली में 1474 में पहली बार एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में बात की गई. किसके एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में बात की गई? जो कॉपीराइट की बात कर रहा है, ये एक्सक्लूसिव राइट ऑफ देयर क्रिएशन, इन्वेंटर्स के. फिर इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश क्राउन ग्रांट्स मोनोपोलीज. इंग्लिश क्राउन दे रहा है. इंग्लिश क्राउन क्या दे रहा है? पहले हम ये पढ़ चुके थे ना. द स्टेट्यूट इज पर्टिकुलरली नोटेबली फॉर इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ इन्वेंटर्स, एन इंसेंटिव मैकेनिज्म, कंपनसेशन फॉर इंफ्रिंजमेंट एंड अ टर्म लिमिट ऑन इन्वेंटर्स राइट्स. फिर इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश क्राउन ग्रांट्स मोनोपोलीज. क्वीन एलिजाबेथ herself granted around 50 patents that enabled the recipients to exercise monopolies over manufacturing and trade of commodities. कब आ रहा है ये? 1561 से लेकर के 1610 तक. एलिजाबेथ and her successor Elizabeth I and her successor James I granted monopolistic patents to favorites in interest of replenishing royal coffers. James I was forced to revoke all previous patents. James I को ही फोर्स किया गया कि भैया सारे पेटेंट वापस लो. ठीक है. फिर इसके बाद आ जाता है स्टेट्यूट ऑफ मोनोपोलीज पास्ड इन इंग्लैंड. Patents were defined as any new invention and rights were no longer granted for ideas or works already in the public domain. 1624 की बात हो रही है. The monopoly on the invention was limited to 14 years. All monopolies other than those granted after the statute were considered illegal. आगे देखिए क्या कह रहा है स्टेट्यूट ऑफ एन. Granted 14 years copyrights to authors over their literacy works with the possibility of renewing for another 14 years if the author was alive,
The statute was a result of printers, booksellers, and other persons taking the liberty of printing, reprinting, and publishing books without the consent of the authors to the detriment of the authors. The statute also mentioned the goal of encouraging educated people to compose and write books. फिर इसके बाद आ जाता है द यूएस पेटेंट एक्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड. Patent allowed for 14 years to useful, important and new inventions. ये कब आ रहा है? 1790 में आ रहा है. All patent submissions were required to have a description of the invention. The Patents Act was amended in 1793 to allow for improvements to be patented. US Patent Office established in the State Department 1836. Examiners reviewed the patents to determine if they were new. At the time, new applications of old inventions were not allowed, but old components used in a new way could be patented. फिर इसके बाद इन्होंने 1849 में यूएस पेटेंट एक्ट में डेफिनेशन को बढ़ा दिया और उसमें क्या करा इन्होंने? A patent was now also required to be non-obvious to other professionals in the same field. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज अ ग्लोबल इशू. ईशानी तुम्हारे बात का आंसर. Inventors refused to attend the International Exhibition of Inventions in Vienna in 1873 for fear of their ideas being stolen and used in other countries. समझ रहे हैं बात को? आप क्या कह रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए भैया लोग एक वियना में क्या लगाई इन्होंने? एग्जीबिशन लगाई बहुत बड़ी 1873 में. ठीक है, उस एग्जीबिशन में इन्होंने जो वर्ल्ड के लोगों को बुलाया कि आइए आपने क्या क्या बनाया है उसे आप लोग आके यहाँ पे प्रदर्शित कीजिए. तो कोई बहुत कम लोग उस एग्जीबिशन में गए. लोग डर के मारे नहीं गए. क्यों? क्योंकि उनके आइडियाज को कोई और चुरा लेगा और दूसरी कंट्रीज में यूज कर लेगा. तो भाई जब ये हुआ तब इसके बाद पूरे वर्ल्ड को महसूस हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. वियना में जो हुआ तो इन्होंने क्या किया? 1883 में पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी करी. उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वियना से शुरू हो रहा है. ठीक है, फिर पेरिस कन्वेंशन आ गई जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द पेरिस कन्वेंशन इज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अक्रॉस कंट्रीज. फिर 1886 Bern Convention for the Protection of Literary Artistic expanded on the idea and aim to internationally protect the rights over creative works. फिर इसके बाद क्या हुआ? Predecessor of the World Intellectual Property Organization are formed. Predecessor जो था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन एक बना दिया गया जिससे हम क्या कहते हैं? विपो के नाम से जानते हैं. Paris Convention and Bern Convention are united to form the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, best known as the by BERPI. मैंने क्लास में बताया भी था ये. BERPI would later become WIPO, a specialized United Nations agency with 187 member states. फिर इसके बाद आ गया US Patent Laws Standard established. Law by 1950s required inventors to submit a detailed description and define the foundation for its infringement. Since the 1950s, relatively few changes have been made to US patent law. फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर हम आ गए इंडिया के पेटेंट लॉ पर और हमने क्या किया? इंडिया में एक पेटेंट लॉ बना लिया जो 1970 में बनाया गया. अब हमारा जो पेटेंट लॉ है आखिर वो है क्या? तो अगर हम अपने पेटेंट लॉ की बात करें तो हमारा जो पेटेंट लॉ है उसमें अब तक 3 बार चेंजेस लाए जा चुके हैं, अमेंडमेंट किए जा चुके हैं. जिसमें सबसे पहला वाला अमेंडमेंट 1999 में किया गया, सेकेंड अमेंडमेंट 2002 में किया गया और थर्ड अमेंडमेंट 2005 में किया गया. ऐसे अमेंडमेंट क्यों किए गए? क्योंकि ट्रिप्स और पीसीटी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो हुई उन दोनों को उनके अंदर जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी थी उसको फॉलो अप कराने के लिए तीनों पे जो अमेंडमेंट्स हैं ये किए गए. अगर हम इंडिया की बात करें
तो इंडिया में पेटेंट लॉ का जो स्टार्टिंग है वो 1911 से मानी जाती है। ये कहा जाता है कि 1911 में भारत में सबसे पहली बार पेटेंट को डिस्कस किया गया, जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट नाम का एक एक्ट लेके आया, उसे फॉलो कराया गया। और इस ये जो लॉ था, इसको डिस्कस करने के लिए 1948 में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और इंक्वायरी कमेटी ने 1950 में अपनी रिपोर्ट दी और 1953 में पेटेंट लॉ बनाया। 7 दिसंबर 1953 को इसे लोकसभा में रखा गया पटल पर, लेकिन ये जो लॉ था ये अपनी प्लेस नहीं बना सका, ये लॉ नहीं बन सका। फिर इसके 1957 में जो भारत के जस्टिस थे, दैट इज एन राजगोपाल अयंगर, उनको पेटेंट लॉ की समीक्षा के लिए बोला गया कि आप समीक्षा कीजिए इसकी। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने उसे जो लॉ था जो 1953 वाला था और 1911 वाला था, 1948 वाली कमेटी थी, उन सबको ऊपर डिस्कशन किया, इन्होंने सोचा समझा, उसके ऊपर उन्होंने समीक्षा की और उसके बाद उन्होंने फिर एक 1959 में अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद एक पेटेंट लॉ बना, जिसे 21 सितंबर 1965 को लोकसभा में रखा गया। और फिर फाइनली बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हुए, अपने उतार चढ़ाव को झेलते हुए 1970 में एक नया पेटेंट लॉ पारित हुआ और 19 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति की परमिशन इसे मिल गई। एनी प्रॉब्लम विद इट? फिर इसके बाद जो हमारी सेक्शन 1 है वो लाइक अदर एक्ट्स, जो हमारे अदर एक्ट्स होते हैं उसपे भी यही होता है, नाम विस्तार और प्रारंभ, नेम, एक्सटेंशन एंड स्टार्टिंग कब से हुई इसकी, तो 19 सितंबर 1970 को जब इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिल गई तभी से ये प्रभावी हो गया। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पेटेंट एक्ट 19, द पेटेंट एक्ट 1970, हिंदी में इसे एकस्व अधिनियम के नाम से जाना जाता है और ये पूरे के पूरे भारत पर लागू होता है और इसका विस्तार भी संपूर्ण भारत पे है। ना कोई जम्मू कश्मीर को इससे अलग किया गया है और ना ही किसी अन्य स्टेट को इसमें अलग किया गया है। जैसे सीआरपीसी में हमने कई चीजों को अलग कर दिया, सीपीसी में कई चीजों को अलग कर दिया, लेकिन पेटेंट लॉ की बात करें या फिर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो किसी भी स्टेट को इसमें अलग नहीं रखा गया है। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम विद इट? नहीं। No, ma'am. No, ma'am. Now continue with the section 2. Section 2 is talking about the definition and interpretation. देखिए, जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी भी चीज की तो इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत होती है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत होती है पहले तुम लोग बताओ। What is the need of interpretation clause? In every act you can see that there is an interpretation clause. क्यों दिया जाता है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज? मैम सही से उसकी एक डेफिनेशन हो ताकि वो कहीं पे आगे कोई चीज फंसे ना जाके, तो वो साफ साफ बिल्कुल इंडिकेट करना क्या क्या चीजें हैं। यस, यू कैन से दैट जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है किसी भी एक्ट का, उसमें ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, उन ऐसे वर्ड्स को इंटरप्रेट किया जाता है जो पूरे एक्ट में बार बार आए हैं और कोई भी व्यक्ति उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करे, जिससे इंटरप्रिटेशन करना किसी भी एक्ट का इजी हो सके उन वर्ड्स के माध्यम से। इसीलिए बार बार कहीं पर भी इस तरीके का ऑलमोस्ट हर एक एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज डाला जाता है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें वी तक 2V तक ऑलमोस्ट डेफिनेशन क्लॉज है। तो अच्छा, इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एनीबॉडी ऑफ यू विल टेल मी अबाउट इट? गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल, हम्म, ये होता है लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है,
जहां पर किसी भी एक्ट की लैंग्वेज या फिर स्पष्ट नहीं है या संदिग्ध है, तो वहां पर उसे वही माना जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है MS कलसराय वर्सेस कमिश्नर बेलागांव डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कुछ रूल्स हैं। दूसरा है शब्दों का वास्तविक और शाब्दिक अर्थ ही ग्राह्य किया जाना चाहिए, मतलब शब्दों का जो रियल मीनिंग है और लिटरल मीनिंग है उसे ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तीसरा है शब्दों का जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डेंस में उसको मीनिंग देखा जाना चाहिए। फोर्थ है जो वर्ड्स की व्याख्या करते टाइम ये देखा जाना चाहिए कि व्हाट इज द कि दस्तावेज जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका सार क्या है, ठीक है, उसके प्रारूप नहीं देखा जाना चाहिए। जो भी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि इसको बनाते टाइम पे हमारी लेजिस्लेचर का क्या आशय था, इंटेंशन क्या था। इसके अलावा किसी भी कोई भी वर्ड है उसका विरोधात्मक इंटरप्रिटेशन नहीं करना, जाकर के हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। कोई भी आप इंटरप्रिटेशन करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसमें मिसचीफ ना होने पाए, मिसचीफ नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये है कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो अनिश्चित होता है, मतलब मीनिंग उसका क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हमें हमेशा शब्दकोश का मतलब दैट इज डिक्शनरी का सहारा लेना चाहिए। ऐसे वर्ड्स जिनके एक से अधिक वर्ड्स का मतलब निकल सकता है तो हमें ऐसा वर्ड यूज किया जाना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो, पीड़ित पक्षकार को, विक्टिम को हो। इसके अलावा जहाँ सरकारी विनियमों में अशुद्धता हो, जहां पर लगता है आपको कि ये जो लॉ बना है ये गलत बना हुआ है, तो इसका उस समय उसकी व्याख्या करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसको कर देते समय सरकार का आशय क्या था, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और लास्ट है कि किसी भी जो भी आपका लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिस्कस करते समय, उसको निर्धारित करते समय उसके पर्पजेस एंड रीजंस, ऑब्जेक्ट एंड रीजन पर भी विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, इसीलिए हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज आगे पढ़ेंगे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है आप लोगों के सामने। तो नाउ शुड वी कम टू सेक्शन 2 ऑफ पेटेंट एक्ट। तो सेक्शन 2 ऑफ पेटेंट एक्ट हमारे डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रतिका इन क्लास में नया आविष्कार, ठीक है। 15 दैट इज IL ठीक है। 2L के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू इन्वेंशन। व्हाट इज न्यू इन्वेंशन? न्यू इन्वेंशन मींस एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी। क्लियर है आप लोगों को? है आप लोग के पास ये? यस मैम। यस मैम। जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं शेयर कर दे रही हूँ। देखिए स्क्रीन पर दिखेगा आपको L, ये वाला है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ब्लू कलर है जो मैंने। We are discussing this one point. New invention. New invention means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete specification. That is, the subject matter has not fallen in public domain or that it does not form part of state of the art. ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नया आविष्कार ऐसा आविष्कार हो या टेक्नोलॉजी होती है, दिस इज ऐसी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी होती है जो which has not been anticipated by publication in any document, जो प्रकाशन द्वारा किसी दस्तावेज में प्रत्याशित नहीं हुई है, मतलब जो किसी दस्तावेज में प्रकाशित नहीं हुई है, विच इज नॉट एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन इन एनी डॉक्यूमेंट। फिर इसको दूसरा बात क्या कह रहा है? और
यूज्ड इन द कंट्री, जिसका यूज किसी और देश में नहीं हुआ है, किसी भी देश में नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरा, और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, जिसका उपयोग विश्व में कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कब से, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, द सब्जेक्ट मैटर हैज, फिर ये कह रहा है ऐसा प्रकाशन या उपयोग पूरे विनिर्देश के साथ पेटेंट का आवेदन संस्थित किए जाने से, फाइल किए जाने से के पूर्व नहीं हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आप ये सोचो को क्या होगा न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन होगा जो किसी दस्तावेज में पब्लिश नहीं हुआ है, दूसरा किसी कंट्री में नहीं हुआ है, तीसरा वर्ल्ड में नहीं हुआ है, फिर चौथी बात ये कह रहा है उसको जो है पेटेंट, जब उसका पेटेंट का कोई आवेदन आया था, पेटेंट एप्लीकेशन आई थी पूरी कम स्पेसिफिकेशन के साथ, उसके पहले कहीं पर भी इसको यूज नहीं किया गया है, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी भी पब्लिक डोमेन में या फिर पूरे वर्ल्ड के किसी भी स्टेट के किसी पार्ट के रूप में कहीं पर भी इसको यूज नहीं किया गया है। राजप्रकाश वर्सेस मंगतराम चौधरी, राजप्रकाश वर्सेस मंगतराम चौधरी के केस में कहा गया कि जो न्यू इन्वेंशन है इसका मीनिंग ऐसे इन्वेंशन से है जिसका सब्जेक्ट मैटर जो पब्लिक है उसको नहीं पता है, विच इज अननोन बाय द पब्लिक, और यू कैन से दैट वह कला की दशा का भाग निर्मित नहीं करता है, वह ऐसी किसी भी चीज को, आर्ट को डिस्कस नहीं करता, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या डेफिनेशन में न्यू इन्वेंशन की? देखिए हम एम पढ़ रहे हैं 2M पढ़िए। पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस आर्टिकल। क्या कह रहा है ये? पेटेंट की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है एक लाइन में। ये कह रहा है कि भाई देखो, पेटेंट से इस अधिनियम के अधीन किसी आविष्कार के लिए अनुदत्त पेटेंट अभिप्रेत है। पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। अब as we all know that we are studying about the patent law, that's why it is very important to discuss about the patent, because it is very important definition in our act. First of all, we should know that कि पेटेंट वर्ड आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम वेयर वी गेटिंग इट, कहाँ से निकल के आ रहा है, पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट जो वर्ड है वो पैटियर से मिलकर बना है, पटेरे भी बोल सकते हैं उसको आप लोग, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है ओपन, ठीक है, खुला रहना या किसी चीज को प्रकट करना। पेटेंट शब्द जो है उसको अगर हम लिटरल मीनिंग देखें इसका, तो ये लेटर्स पेटेंट का एक छोटा रूप है। लेटर्स पेटेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेटर्स पेटेंट? LATTERS। मैम जैसे नाम किसी का हो गया। लेटर्स पेटेंट क्या होता है जी लेटर्स पेटेंट क्या होता है? मैम जैसे नाम किसी का हो गया। प्रभात लेटर्स पेटेंट है। अकॉर्डिंग टू गूगल, विकीपीडिया, लेटर्स पेटेंट जो है लिटरे पेटेंटी वर्ड से मिलकर बना है। इसका ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। आर अ टाइप ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड रिटन ऑर्डर इशूड बाय मोनार्क, प्रेसिडेंट और अदर हेड ऑफ स्टेट, जनरली ग्रांटिंग एन ऑफिस, राइट, मोनोपोली, टाइटल और स्टेटस टू अ पर्सन और कॉर्पोरेशन। मतलब लेटर पेटेंट जो होता है वो एक तरीके का लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पब्लिकेशन की फॉर्म में होता है, रिटन ऑर्डर के रूप में। किसने दिया होता है ऐसा रिटन ऑर्डर? मोनार्क दे सकता है,
प्रेसिडेंट दे सकता है या फिर कंट्री, जो भी कंट्री का हेड है वो दे सकता है। क्यों देता है? ताकि वो किसी भी आपका जो किसी जनरली ग्रांटिंग एन ऑफिस, राइट, मोनोपोली, टाइटल और स्टेटस टू अ पर्सन और कॉर्पोरेशन। तो वी कैन से दैट लेटर पेटेंट एक ऐसा तरीके का आदेश होता है जो किसी मोनार्क के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि हम अपनी मोनोपोली स्थापित कर सकते हैं हमारे पर्पसेस के लिए। ये यहाँ तक ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो लेटर्स पेटेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? पेटेंट, कि हमने एक निश्चित व्यक्ति को ये चीज दी है। ओके, तो जो हमारी सेक्शन 2M है, इसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। तो ये दो बात बोल रही है। पहली चीज ये कह रहा है इन्वेंशन होना चाहिए, ठीक, एनी इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब नई खोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी खोज है कोई और उसको आप फॉलो अप कर रहे हो, तो नई खोज होनी चाहिए। दूसरा ये क्या कह रहा है कि ऐसे आविष्कार के लिए, ऐसे इन्वेंशन के लिए हमारा जो पेटेंट एक्ट है, जो भी पेटेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट के अंदर उसको पेटेंट दिया जाना चाहिए, ग्रांट किया जाना चाहिए। अगर पेटेंट ग्रांट नहीं किया गया है या फिर वो न्यू इन्वेंशन नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में पेटेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर? केस का नाम लिखिए, कालू भाई चक भाई जरीवाला वर्सेस चिमनलाल चुन्नीलाल एंड कंपनी। कालू भाई चक भाई जरीवाला वर्सेस चिमनलाल चुन्नीलाल एंड कंपनी। अच्छा नाम है, ऐसे मत करो। इस केस में पेटेंट के लिए इन्होंने दो विशेषताएं बताई। सबसे पहली बताई इन्होंने नोवेलिटी होनी चाहिए। नोवेलिटी के बाद इन्होंने बोला भाई देखिए डिजाइन जो ये है यूजफुल भी होना चाहिए। अगर यूजफुल नहीं है पेटेंट तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर ये आपका जो पेटेंट है वो आपका क्या नहीं है, नोवेल नहीं है, इसमें नोवेलिटी नहीं है, तो भी ये आपका पेटेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क। लिखिए दोबारा से, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है पेटेंट के लिए बताया कि निम्न जो ये फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। अगर दीज आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पेटेंट। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि पेटेंट का आविष्कार, जो पेटेंट है वो इन्वेंशन के लिए होना चाहिए, ना कि डिस्कवरी के लिए। ठीक है, पेटेंट शुड बी फॉर द इन्वेंशन, नॉट फॉर द डिस्कवरी। सेकेंड थिंग ये कह रहा है वन इन्वेंशन वन पेटेंट। ठीक है, ये एक रूल दे रहा है, वन पेटेंट इज इक्वल टू वन इन्वेंशन और वन इन्वेंशन इज इक्वल टू वन पेटेंट। थर्ड थिंग ये कह रहा है पेटेंट या तो आप किसी सब्सटेंस के लिए करवा लीजिए या फिर आप उसके प्रोसीजर के लिए करवा लीजिए। इन दोनों में से एक चीज के लिए पेटेंट करवाया जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये, इसको थोड़ा समझा दीजिए मैम, प्रोसेस अगला और वाला दूसरा एक मिनट अगला वाला पॉइंट डिस्कस कर तो फिर उसके बाद समझाती। ये केस की लाइनिंग से इसको लिख लो। ओके मैम। इसके बाद ये कह रहा है अगर आप कंप्लीट पेटेंट चाहते हैं, ठीक है, इफ यू वांट कंप्लीट पेटेंट, आपको सब्सटेंस पे भी पेटेंट चाहिए और उसके प्रोसीजर पे भी पेटेंट चाहिए, देन आपका जो दावा है, जो आप मांग रहे हैं, वो अलग अलग रूप से उल्लिखित होना चाहिए, लिखा हुआ अच्छे से होना चाहिए। अगर आप उसे अच्छे सही से उल्लिखित नहीं कर रहे हैं तो आपको एक वन पेटेंट इज इक्वल टू वन इन्वेंशन, या फिर आप ये मान लो या तो आप सब्सटेंस के लिए आप पेटेंट मांग सकते हो या फिर प्रोसीजर के लिए आप पेटेंट मांग सकते हो, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट प्रॉपरली। हाँ, तो इसमें कुछ और समझना है? आप बताओ, समझ में आया नहीं आया, आगे बताऊं फिर दोबारा इसे और बड़ा करूं? ठीक है मैम, देख लूंगा थोड़ा। सीधी सी बात है, क्लियर बात है। देखो, पेटेंट किसके लिए मांग रहे हो आप? पेटेंट दो चीजों के लिए मांग रहे हो। सबसे पहले तो आप
पेटेंट मांग रहे हो अपनी, मैंने एक चीज बनाई, पेन बनाया, ठीक है, ओके तो मैंने पेटेंट किसके लिए मांगूंगी, मेरे पेन को पेटेंट दे दो भैया, जी, स्पेशल डिजाइन के लिए। ठीक है, मेरे पेन को आप पेटेंट दे दो कि मैंने ये पेन बनाया है, अलग तरीके से चलता है, ये पानी से चलता है, ठीक है। ठीक है। ओके तो हाँ, बहुत अच्छी चीज है, पानी से चलता है, इंक बर्बाद नहीं होगी, प्लास्टिक भी बर्बाद नहीं होगी, पानी से आप ऐसे लिखो और लिखते चले जाओ, पानी भरो और चलाओ। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, आपका ये पेटेंट तो बड़ा अच्छा है, उन्होंने मुझे पेटेंट दे दिया फॉर माय पेन। ओके मेरा आविष्कार क्या था, पेन, मैंने एक पेटेंट फॉर वन इन्वेंशन। अब मैंने फिर दूसरा पेटेंट मांगा, मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, मुझे इसके प्रोसीजर पे भी चाहिए, वरना कोई मेरा प्रोसीजर फॉलो अप कर लेगा। जी तो कोर्ट ने कहा कि पहले क्यों नहीं लिखा था ये बात आपने, जी आपको पहले लिखनी चाहिए थी, आप एक चीज के लिए मांग लो, या तो आप चीज के लिए मांग लो या फिर आप प्रोसीजर के लिए मांग लो, ठीक है। ठीक है, मेरे जैसी चीज ओके फॉलो बना सकते हैं, ठीक है, कब बना सकते हैं, जब उनको प्रोसीजर पता है। तो मैंने क्या, तो कोर्ट कह रहा है अगर आपको कंप्लीट पेटेंट चाहिए तो आप उस चीज को, अपने दावे को, अपने निर्देश को, अपने डायरेक्शन को क्लियरली और अलग अलग लिखिए कि भाई मुझे इस पर चीज पर भी पेटेंट चाहिए और मुझे इसके प्रोसीजर पे भी पेटेंट चाहिए। जो टीवीएस वर्सेस आपका बजाज वाला केस था वो इसी से रिलेटेड था, डायरेक्टली पेटेंट से ही। उसमें उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्रोसीजर पे पेटेंट नहीं लिया था, बट थिंग पे पेटेंट ले लिया था। प्रोसीजर कौन सा क्या केस है हुआ, मैम? टीवीएस वालों ने फॉलो कर लिया बजाज की पल्सर का, तो उन्होंने भी अपने तरीके से बनाना शुरू कर दिया। 2 स्पार्क प्लग का केस था ये, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक नहीं, आप एक चीज पे पेटेंट लीजिए, आपने अगर दोनों चीज पे लिया है तो क्लियरली बताइए आपने कहा दो चीज पे लिया है, ठीक है। अब ओके मैम, थैंक यू। if we talk about the importance, or we can say the object of the patent law, what is the object of patent law? तो पेटेंट लॉ का जो ऑब्जेक्ट है उनमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक इन्वेंशंस। जो साइंटिस्ट हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों काम करे, अब प्रभात क्यों पढ़ाई करे, प्रभात इसलिए पढ़ाई करे क्योंकि उसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाएगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अच्छे नंबर आने पे, ठीक है। तो सेम विद पेटेंट है, आखिर हम कोई भी इन्वेंशन क्यों करें, उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी काम क्यों करे, तो इसीलिए पेटेंट लॉ बनाया गया ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो लोग अपने इन्वेंशंस को आगे बढ़ा सकें, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे समाज का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे जो ये वैज्ञानिक है उनका भी विकास होगा। वो लोग सोचेंगे अरे इस वैज्ञानिक ने इतना अच्छा इन्वेंशन किया, मैं इससे अच्छा इन्वेंशन करूंगा, ठीक है, कंपटीशन की एक भावना आएगी और इससे पेटेंट लॉ अच्छे से उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसके अलावा हमारी कंट्री में प्रौद्योगिकी, मतलब दैट इज इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में कैसे काम करेगा भाई, जब हम कोई भी इन्वेंशन करेंगे तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को देंगे, जिस भी फील्ड में वो फायदेमंद होगा उस फील्ड को देंगे, तो उससे हमारी कंट्री जो है में इंडस्ट्रीज उन्नत करेंगी, फायदे में जाएंगी। लाइक अभी हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं, छोटा सा एक बहुत नन्हा सा एग्जांपल, रोज की मर्रा की जिंदगी का पार्ट हो गया है, जो अभी हमने वैक्सीनेशन स्टार्टिंग किया है, ठीक है, 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इन दोनों का को किसने ढूंढा, इन्वेंशन किसने किया इनका, साइंटिफिक, हमारे साइंटिस्ट ने किया। साइंटिस्ट ने इन्हें जो है किसी एक कंपनी को दे दिया, कोविशील्ड को दे दिया या कोवैक्सीन को दे दिया, या उन खुद कंपनियों ने अपना वो करके इन्वेंशन किया, और उसके बाद ये क्या करा, अपना सरकार को दी स्टार्टिंग में। अब ये क्या कर रही है, अब इसके पैसे लेना शुरू हो जाएंगे, तो पैसे लेने से किसको फायदा होगा, 2 लोगों का फायदा होगा, पहला साइंटिस्ट को तो फायदा हुआ ही हुआ, और साथ ही किसको फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, इंडिया को फायदा होगा। अगर जब हम इंडिया से चीज को बाहर मैन्युफैक्चर करके भेजेंगे
तो वी कैन से दैट पेटेंट लॉ का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो किसी भी कंट्री के साइंटिफिक इन्वेंशन को बढ़ाना, दूसरा हमारे कंट्री की प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज को ऊपर लेके जाना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? यस, पेटेंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो हमने पहले पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दिमाग से काम होता है। ठीक है, हमारा एक एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है हमारे काम पर, तो और यही जो एक्सक्लूसिव राइट है यही हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसीलिए वी कैन से दैट इट इज यूज्ड, वी कैन से दैट पेटेंट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और वैसे भी इसमें नोवेलिटी भी है, इसमें हमने अपना पैसा भी लगाया है, हमने इसमें अपनी श्रम भी लगाया, अपनी ताकत भी लगाई है, बुद्धि भी लगाई है, तो और यही सब चीजें हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Next definition is going to discuss is true Y, that is true and first inventor. देखिए क्या कह रहा है, true and first inventor does not include either the first importer of an invention into India or a person to whom an invention is first communicated from outside India. ये क्या कह रहा है कि भैया वो व्यक्ति फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है जो किसी भी चीज, किसी भी आविष्कार को भारत में पहले लेके आ रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट इंपोर्टर जो है वो ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जिससे आविष्कार भारत के बाहर पहली बार दिया है, फर्स्ट कम्युनिकेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो व्यक्ति भी हमारा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेफिनेशन दे रहा है। तो फर्स्ट इन्वेंटर, फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर कौन होगा, तो वो व्यक्ति होगा फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर जिसने नोवेलिटी का यूज करके किसी चीज को इन्वेंट किया है, ना कि इंपोर्ट किया है। इंपोर्टर कैन नॉट बी, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कैन नॉट बी इन्वेंटर, और दे आर नॉट इन्वेंटर अकॉर्डिंग टू पेटेंट लॉ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई पेटेंट, मेरे को ना कोरोना जो जांचने का जो यंत्र होता है वो मैंने बाहर से मंगा लिया। ठीक है, चाइना से मंगा लिया, और मैं कह रही हूँ आई एम द इन्वेंटर ऑफ दिस थिंग, आई एम द इन्वेंटर ऑफ दिस थिंग। ऐसा है, हो सकता है ऐसा? नो मैम। नो। तो वो कौन व्यक्ति होगा, इन्वेंटर कौन होगा, जिसने उसको इन्वेंट किया है, ना कि वो व्यक्ति जो कि उसको भारत में या फिर भारत के बाहर कहीं से लेकर आ गया है। तो वो व्यक्ति पेटेंट आपका जो है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होगा। क्लियर यहां तक? अब हम आ जाते हैं हमारे इसमें मेरे को जो बताना था सेक्शन 2 में, वो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हेड पर अपने। जो हमारा नेक्स्ट हेड कहता है वो कहता है अबाउट द सेक्शन 3, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो पेटेंट के अंदर क्या क्या आता है, व्हाट कम्स अंडर पेटेंट एक्ट। पेटेंट में हम क्या क्या पेटेंट करा सकते हैं, इसके बारे में हमारा जो एक्ट है उसका सेक्शन 3 बताता है कि क्या क्या पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। तो तब क्या क्या पेटेंट नहीं किया जा सकता है ये बताएगा हमारा कौन, सेक्शन 3। ओपन है आप लोग का, मैं 1 मिनट में खोल लेती हूँ। ठीक है, मैं खोल रही हूँ, 1 मिनट। देखिए सेक्शन 3 of Patent Act 1970 is talking about what are not inventions. The following are not inventions within the meaning of this act. इस एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित आविष्कार नहीं है। तो क्या क्या आविष्कार नहीं है, an invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well established natural laws. वह आविष्कार जो तुच्छ हैं,
अथवा जो किसी वस्तु का दावा करते हैं जो सुस्थापित प्राकृतिक विधियों द्वारा के स्पष्टतया विरुद्ध हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं भाई देखो जो फ्रीवोलस है, मतलब तुच्छ है, बेकार है, छोटी सी चीजें, बेकार सी चीजें हैं, ठीक है, तो वो पेटेंट के लिए नहीं है। ऐसी चीजें जिनमें क्लियरली सुस्थापित नैसर्गिक विधि के प्रतिकूल दावा किया गया है, जिसमें नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में क्लेम किया जा रहा है, तो ऐसी चीजें भी क्या नहीं है हमारी, ऐसी चीजें भी हमारी पेटेंट के लायक नहीं है। फिर आगे चलते हैं, सेकंड लॉ, सेकंड एक्ट क्या कह रहा है हमारा इसका? एन इन्वेंशन द प्राइमरी or intended use of commercial exploitation or which could be contrary public order or morality or which causes serious prejudice to human, animal or plant life or health or to the environment। ये क्या कह रहा है? जो लोक व्यवस्था, नैतिकता, मानव प्राणी, पशु, वनस्पति, स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रतिकूल होने के कारण प्राथमिक या आशायित उपयोग या वाणिज्यिक शोषण के उपयुक्त नहीं है। ऐसी चीजें जो पब्लिक व्यवस्था, लोक पब्लिक ऑर्डर के विरोध में है, जो मोरालिटी के विरोध में है, जो ह्यूमन के विरोध में है, एनिमल के विरोध में है, प्लांट के विरोध में है, और इसके अलावा हेल्थ के विरोध में है, एनवायरमेंट के विरोध में है, ऐसी चीजों को हम परमिशन नहीं देंगे पेटेंट कराने की। और कौन सी चीजें हम पेटेंट कराने के लिए यूज नहीं देंगे? जो हमारे लिए वाणिज्यिक, दैट इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को भी हम क्या नहीं देंगे परमिशन कि आप लोग क्या करें, आप लोग को हम इस तरीके की कोई भी परमिशन नहीं देंगे जिससे कि आप लोग पेटेंट करा सकें। मैं अब आपकी क्लास ऑफ कर रही हूँ आज, बट आप लोग सब क्लास में रहेंगे, मैं उनको ऐड कर रही हूँ, किमनल वालों को। We are going to discuss about